स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस टॉपिक में बताया गया है कि इंडिया में जो फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस करता है। इंडिया जो है फेडरल कंट्री बना कैसे, क्या कुछ जो है प्रोसेस हुआ इसमें इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने के लिए। कल जो है हमने इंडिया का फेडरल सिस्टम पढ़ा था, क्या कुछ उसके फीचर्स थे। आज हम इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है इसको प्रैक्टिस कैसे किया गया है, या इंडिया का जो फेडरलिज्म है कैसे प्रैक्टिस किया गया है, वो पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो बुक का है, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हमारा जो फेडरल सिस्टम प्रैक्टिस किया गया वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाकर, यानी लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनाए गए हैं। जैसे जैसे ही भारत आजाद हुआ था, कब? 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। इन प्रिंसली स्टेट से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया था, जिसके तहत इन राजाओं ने अपने साम्राज्य को छोड़कर अपने एम्पायर, किंग रूल सब खत्म कर दिया गया। उन्होंने ट्रीटी साइन की और फिर इंडिया का पार्ट बन गए वो, यानी इंडिया का जो इंटीग्रेशन हो रहा था, इंडिया को जो यूनाइट किया जा रहा था, कर भी दिया गया इंडिया को यूनाइट। जो प्रिंसली स्टेट्स थे 562 सही से मान गए थे, 3 की जो समस्या थी वो अलग टॉपिक है। तो उसके बाद जैसे ही भारत जो है इंडिया का जो इंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद इंडियन स्टेट्स जो है फॉर्म करने थे, इंडियन स्टेट्स का निर्माण करना था। इंडियन स्टेट्स बनाने की जो बात चल रही थी, कैसे जो है इंडिया के स्टेट्स को जो है फॉर्म किया जाए। उसी बीच 1952 की घटना है। मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक साथ थे। आंध्र उस समय का आंध्रा एरिया था वो। तो आंध्र वाले कहने लगे कि हमें इन तमिलों के साथ नहीं रहना है। तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज और आंध्र वाले एरिया में तेलुगु लैंग्वेज बोली जा रही थी, जिस कारण से कांग्रेस के एक लीडर थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। पोटी श्री रामुलु जो व्यक्ति थे, 1952 में वो 56 डेज की हड़ताल पर बैठ गए। हंगर स्ट्राइक करते हैं कौन? पोटी श्री रामुलु। और इनकी 56 डेज के बाद डेथ हो जाती है। अब जो आंध्र वाला एरिया था, वहां दंगे फसाद जो है, जो प्रोटेस्ट की कंडीशन बनी हुई है। जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उन पर प्रेशर था। सरकार ने, गवर्नमेंट ने जल्द ही आंध्र प्रदेश की जो डिमांड थी, आंध्र की जो डिमांड थी, आंध्र में तेलुगु लैंग्वेज वालों की जो डिमांड थी, उसके बेस पर आंध्र को फर्स्ट लैंग्वेज के बेस पर, यानी लिंग्विस्टिक स्टेट फर्स्ट बना दिया गया 1952 में। तो आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट लैंग्वेज के बेस पर बनने वाला स्टेट बन गया था। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात है, वो भी एक साथ थे। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। ऐसे बहुत सारे एरिया थे, बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बड़ा एरिया था। 3-4 स्टेट्स एक साथ रह रहे थे, लैंग्वेज के बेस पर अलग होना चाहते हैं वो भी। सभी अपने डिमांड करने लगे कि आपने आंध्र प्रदेश को तो बना दिया, हमें भी बनाओ। सरकार टेंशन में आ गई। इसके बाद 1953 का समय आता है। 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने जिम्मेवारी दी किसको? व्यक्ति का नाम है फजल अली। फजल अली को जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवारी देते हैं। ये थे कौन? ये रिटायर्ड जज थे रिटायर्ड। इनको जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवारी देते हैं कि आपको एक कमेटी तैयार करनी है, एक कमीशन तैयार करना है। उसका नेम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट को हमें वापस से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हमें कुछ स्टेट्स का निर्माण करना है, रीऑर्गेनाइज करना है। इसकी जिम्मेवारी फजल अली को दी गई, या इसे हम अली कमीशन भी बोल देते हैं।
लेकिन बुक में अपने क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। फजल अली ने काम कब करना शुरू किया, 1953 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 1956 में। 1956 में इन्होंने सरकार के सामने लाकर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, इसके बेस पर 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था 1956 में। किसके कहने पर, फजल अली और इनके साथ जो मेंबर्स थे उनके कहने पर। तो ऐसे कर जो हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बने। आगे चलकर इन स्टेट्स का और डिवीजन होता गया, जैसे 1966 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, चारों एक साथ थे, अलग हुए। चंडीगढ़ का वो डिस्प्यूट था, इसीलिए इसको पंजाब हरियाणा की कॉमन कैपिटल बना दिया गया। आगे चलकर और जो है इन स्टेट्स में डिवीजन हुआ, जो आज 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हुए पड़े हैं। तो ऐसे जो हमारा फेडरलिज्म बना है, हमारा जो इंडिया का फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया गया है। सेकंड जो है लैंग्वेज पॉलिसी। अब हमारे इंडिया की जो है लैंग्वेज पॉलिसी कैसे काम कर रही है, यानी इंडिया के फेडरल सिस्टम में लैंग्वेज पॉलिसी कैसे काम कर रही है। हमारे इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, फिर क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन कौन सी, हिंदी। शुरू में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, ऑफिस के वर्क होंगे जो हिंदी में किए जाएंगे। समय आया 1965 का। 1965 में तमिलनाडु फिर विरोध कर रहा है। तमिलनाडु कहता हिंदी तो नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, साउथ इंडिया में तो हम अंग्रेजी और अपनी जो है लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, हम हिंदी को सपोर्ट नहीं करते, हमें भी चाहिए इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तमिलनाडु में डिमांड तेजी से जो है वो उठ रही है। वही दंगे फसाद प्रोटेस्ट व्यवस्था शुरू होती है 1965 में। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। तो आज प्रेजेंट में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, हमारे इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। 40% जो हिंदी है वो इंडिया में बोली जाती है। 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में रखी गई है। कितने शेड्यूल है टोटल 12 शेड्यूल है, जिसमें से 8th नंबर का जो शेड्यूल है उसमें 12 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती। तो ऐसे जो है टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको 8th शेड्यूल में रखा गया है, यानी उस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताई गई है। ऐसे जो हमारा फेडरल सिस्टम काम कर रहा है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने, लैंग्वेज कैसे जो है काम कर रही है, लैंग्वेज का महत्व बताया गया है। थर्ड जो है सेंटर स्टेट्स और रिलेशन, सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन है वो कैसे बनने शुरू हुए, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस। ऐसे जो इससे जो है फेडरल सिस्टम कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, इस टॉपिक की अब हमें जरूरत नहीं है। अब ये देखते हैं सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस कैसे बने। जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही थी इंडिया में, कांग्रेस पार्टी। आगे चलकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है। समय आता है 1990 का, मेजोरिटी किसी की सरकार बन ही नहीं रही है। उस समय लोकसभा की 489 या जो भी इसके आसपास जो जितनी भी सीटें थी, तो मेजोरिटी किसी की सरकार बन ही नहीं पा रही है। मेजोरिटी गवर्नमेंट बनती कैसे है, जितनी भी टोटल वोट्स है, टोटल वोट्स का 50% हो, प्लस में एक सीट ऊपर होनी चाहिए। 50% हो प्लस एक सीट, जैसे 100 टोटल वोट्स हैं, टोटल सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में से 50% सीट्स प्लस 1, तो यानी कि 51 सीट्स हो जाएगी। तो वैसे ही हम आज 543 सीट्स है, इसका 50% 1 करेंगे तो 272 ऐसे आ जाएगी। तो आज के समय किसी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो 272 सीट्स होनी चाहिए। उस समय जितनी भी लोकसभा की सीट रही होगी उसके अकॉर्डिंग 50% प्लस 1 सीट्स आए तो वो मेजोरिटी गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन किसी भी पार्टी को
मेजोरिटी, कोई भी पार्टी जो थी वो अपनी मेजोरिटी गवर्नमेंट बना ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जो डोमिनेट करने वाली एक पार्टी थी कांग्रेस, अब उसका दबदबा खत्म है। छोटी छोटी जो नेशनल पार्टीज है वो अभी उतनी फेमस थी नहीं, सरकार किसी की बन ही नहीं रही है। तब जाकर नेशनल पार्टीज ने रीजनल पार्टीज के साथ समर्थन मांगना शुरू किया, भीख मांगनी शुरू की, अलायंस करना शुरू किया, गठबंधन बनाना शुरू किया। तो 1990 से रीजनल पार्टीज यानी स्टेट की पार्टीज क्या करती, सेंट्रल वाली पार्टीज को आकर सपोर्ट करने लगी कि आप सेंटर की जो पार्टी है, आपकी सरकार नहीं बन रही है, हम आते हैं, हम मिलकर सरकार बनाते हैं। तो दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बना रही थी, उसे ही बोला गया कोalition गवर्नमेंट। तो ये कोalition गवर्नमेंट का जो चलन था वो 1990 के बाद में जो है वो तेजी से बढ़ने लगा, तेजी से जो है बढ़ने लगा। इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस मजबूत हुए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो मेजॉरिटी सीट्स है ही नहीं, स्टेट पार्टी से उसने अलायंस किया, गठबंधन किया, स्टेट की किसी पार्टीज ने आकर इसको सपोर्ट किया, जो भी इनके पार्टीज है वो सपोर्ट करेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट के लिए जो है लिबरल हो जाएगी, उनकी बात मानेगी, उदार हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इनको समर्थन किया है। तो ऐसे जो है सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस वो मजबूत होते गए 1990 के बाद से। तो ऐसे जो है कोalition गवर्नमेंट बननी शुरू हुई थी और रीजनल पार्टीज का अबर्जेंस हुआ। रीजनल पार्टीज कहने का मतलब स्टेट पार्टीज सेंटर पार्टीज के साथ मिलकर काम करने लगी। तो ऐसे जो है हमारा फेडरल सिस्टम प्रैक्टिस करता है। तो अब जो है पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, रूरल और अर्बन दोनों तरफ की। थैंक यू स्टूडेंट्स।